हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है, प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग इन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिसके बाद नाइट में हम इन पे डिस्कशन करते हैं। आपको मॉडल आंसर्स भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। जहाँ तक संडे की बात है, तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो ऐसे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, इनको पीयर इवेल्युएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। यू कैन सबमिट इट कहाँ पर? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। ठीक है, तो इस चैनल पे आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं। एंड देखिए, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब देखिए, जहाँ तक आज का सेशन है, तो आज हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं और दोनों ही क्वेश्चन GS 3 से है। एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट से है और दूसरा हमने लिया है सिक्योरिटी से। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप चैट बॉक्स में या फिर जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप अपना डाउट लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूँगा। ठीक है। एंड उसके बाद हमेशा की तरह लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से जो लर्नर्स हैं वो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या चीज़ों में आप इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एक 15 मार्कर है, मीन्स 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना होगा। एंड क्वेश्चन है फ्लड्स के ऊपर। देखिए, फ्लड्स इंडिया का एक इशू है ही सही एंड हमेशा न्यूज़ में बना होता है, इसलिए इन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है? लिस्ट द डिफरेंट फ्लड प्रोन रीजन्स इन इंडिया। ठीक है, तो जो इंडिया में फ्लड प्रोन एरियाज हैं उनको आपको बताना है। आइडेंटिफाई द रीजन्स, क्या रीजन्स हैं जिनकी वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंट फ्लडिंग देखने को मिलती है। फ्लडिंग मतलब आता है, क्या होता है फ्लडिंग? मतलब बाढ़ आना। ठीक है, बाढ़ आना। तो ये 2 क्वेश्चन, ये 2 पार्ट्स पूछ लिए गए हैं। सबसे पहला आपको बताना है कि फ्लड प्रोन एरिया कौन से हैं और क्या कारण है जिसकी वजह से वहाँ पे फ्रीक्वेंट फ्लडिंग आती है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है कि NDMA की क्या गाइडलाइंस हैं। ठीक है, किस तरह से फ्लड्स को मैनेज किया जाना चाहिए, तो इसमें NDMA की क्या गाइडलाइंस हैं ये भी आपको बतानी है। तो देखिए, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, इसमें आप गेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो NDMA की गाइडलाइंस आपको याद रखनी होगी और डिजास्टर मैनेजमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि क्या इसमें डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे, तो देखिए, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद क्या करिए कि जो डिफरेंट फ्लड प्रोन एरियाज हैं वो बता दीजिए और उनमें क्या इश्यूज हैं, किस वजह से फ्रीक्वेंट फ्लड्स वगैरह देखने को मिलती है, तो ये आपको बताना होगा। और यहाँ पे आपके सामने जो डिफरेंट फ्लड प्रोन एरियाज हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है, तो इनको आपको एक्सप्लेन कर देना है। किस वजह से फ्रीक्वेंट फ्लडिंग होती है ये आपको मेंशन करना होगा। जैसे कि कौन कौन से एरियाज हो जाएंगे? ब्रह्मपुत्रा रिवर रीजन हो गया नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में चले जाएं तो गंगा रिवर वाला एरिया हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न रिवर हो गया। ठीक है, पंजाब वाला जो एरिया हो जाएगा, देन सेंट्रल रीजन हो जाएगा एंड डेक्कन वाला एरिया हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा एरिया बचता है? कोस्टल एरिया। तो इनको आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करना होगा, क्या रीजन से ये बताने होंगे। उसके बाद क्या पूछा गया है कि NDMA की क्या गाइडलाइंस है, तो ये आपको बतानी होगी। एंड सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो इस क्वेश्चन की डिमांड है। 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज़ नेसेसरी हो जाती है कि आप इंडिया का मैप यहाँ पे ड्रॉ करें, इंडिया का मैप यहाँ पे ड्रॉ करें और ये जो डिफरेंट रीजन्स हैं इनको वहाँ पे हाईलाइट करें।
अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इन तरह के क्वेश्चंस में अगर इंडिया का मैप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन होता है, आपको औरों से एज मिलेगी। तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है तो किस तरह से करोगे, क्वेश्चन पूछा गया है फ्लड्स के ऊपर। तो फ्लड्स क्या होती हैं इसको आपको डिफाइन करना होगा इंट्रोडक्शन में। ये बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा। देखिए, फ्लड मतलब बाढ़ आना, मतलब काफ़ी ज़्यादा वाटर काफ़ी कम समय में आ गया है। ये चीज़ आप सब अच्छे से समझ पाओगे। तो फ्लड इज अ सिचुएशन ऑफ हाई वाटर लेवल, काफ़ी ज़्यादा वाटर लेवल हो जाता है, ठीक है, विच लीड्स टू इनंडेशन ऑफ लैंड, मतलब लैंड सबमर्ज हो जाएगी, ओवरफ्लो होने लग जाएगा। तो वो सब चीज़ें इसमें होती हैं, तो इसको आपको डिफाइन करना होगा। देन इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इट अकर्स इन ऑलमोस्ट ऑल द रिवर बेसिन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। और यही पूछा भी तो गया है, तो ये भी आप लिख दो। और अगर कोई डाटा है आपके पास कि लगभग 12% लैंड ऐसी है जो कि फ्लड प्रोन है, तो इसमें और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अगर न भी हो तो चलेगा, लेकिन अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो ये सब डाटा आपके पास होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंट्रोडक्शन। अब देखिए, इसके बाद ना आप मैप बना दो, और जो डिफरेंट रीजन्स हमने देखे थे, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो जाएगा, ठीक है, ये गंगा बेसिन वाला एरिया हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्टर्न हो गया, ठीक है, ये वाला एरिया हो जाए सेंट्रल और डेक्कन वाला कोस्टल एरियाज हो जाएंगे। तो इनको आप मैप में बता दो, तो इससे अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो ना, जो अलग अलग रीजन्स हैं उनमें क्या क्या रीजन्स हैं वो आपको बताने होंगे, क्या कारण है जिसकी वजह से वहाँ पे फ्रीक्वेंट फ्लड आती है। तो देखिए, मैंने क्या किया है ना, मैंने रीजन वाइज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और काफ़ी आंसर शीट्स मैंने देखी थी, वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, क्लब कर दिया है। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ऐसा करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकली पूछा है कि डिफरेंट रीजन्स क्या हैं और उनमें क्या कारण है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट फ्लडिंग होती है, ठीक है। तो अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर रीजन की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की बात करें, इस वाले एरिया की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या कारण है। देखिए, सबसे पहला कारण तो ये है कि यहाँ पे काफ़ी हैवी रेनफॉल होता है। देन क्योंकि चाइना का भी रोल है, तिब्बत का भी रोल है, वहाँ से पूरा रिवर सिस्टम आता है, तो काफ़ी सारी सिल्टिंग वगैरह होती है। और देखिए, सिल्टिंग होगी तो मतलब क्या हुआ, जो बॉटम है वहाँ पे सिल्ट जमा हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिवर की कैरिंग कैपेसिटी है, मीन्स कितना पानी वो ले सकती है, वो कम हो जाएगी, क्योंकि नीचे मिट्टी जम गई है, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। तो जब कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो वाटर कहाँ जाएगा, तो इससे फ्लड्स आती हैं। देन नैरोनेस, ये तो आप जानते ही हैं कि काफ़ी पतला वो एरिया है, तो जब फ्रीक्वेंट रेनफॉल होगा, काफ़ी हाई रेनफॉल होगा, तो फिर ओवरफ्लो होना नेसेसरी हो जाता है, ठीक है, वो होना ही है। देन ये ऐसा एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक भी काफ़ी आते हैं, हमेशा न्यूज़ में रहता है। अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड जैसे मान लीजिए हो गई, तो लैंडस्लाइड में क्या होगा, इतना बड़ा बर्डन जो है वो सामने आ जाएगा, तो पूरा वाटर वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और जैसे जैसे प्रेशर क्रिएट होता है वाटर का, तो फिर वो जो एक तरह का डैम बन गया है मिट्टी की वजह से, वो टूट जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, फ्रीक्वेंट फ्लड्स वगैरह देखने को मिलती है डाउन स्ट्रीम में, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वेरी हाई पॉपुलेशन, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है और उसके भी अपने इश्यूज होते हैं, वो सब आपको पता है, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र वाला एरिया। देन गंगा रिवर, देखिए गंगा रिवर में क्या है कि काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ठीक है, और वो फ्रीक्वेंटली जो अपना कोर्स है, जो उनका मार्ग होता है ना, वो चेंज कर लेती हैं। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, कोसी रिवर, इसको क्या बोला जाता है, सौरो ऑफ बिहार। तो ये फ्रीक्वेंटली अपना कोर्स चेंज कर लेती है, ठीक है, अपना मार्ग बदल लेती है, और इससे क्या होता है कि काफ़ी फ्रीक्वेंट फ्लडिंग्स देखने को मिलती है। देन ड्रेनेज कंजेशन, मतलब वाटर ज़्यादा है और एरिया कम है, क्यों, क्योंकि इंक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, वो भी एक इशू है इस वाले एरिया में, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं। देन काफ़ी सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, तो एरिया काफ़ी बड़ा है, किसी भी एक ट्रिब्यूटरी में अगर फ्लड आएगी तो उसका इफेक्ट बाकी पूरे एरिया पे भी देखने को मिलता है, ये भी आप लिख सकते हैं। देन नॉर्थ वेस्टर्न रिवर रीजन, देखिए यहाँ पे जो कारण है वो क्या है कि जो टोपोग्राफी है वो सोसर शेप की है। अब ये शेप क्या होता है, कुछ इस तरह का आप मान लीजिए, तो इस तरह का होता है, तो इसको बोलते हैं सोसर शेप। इसमें क्या हुआ, देखिए अगर इस तरह की शेप होती है इस एरिया की, तो क्या होगा, वाटर काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे जमा रहेगा,
ठीक है, और इससे वाटर लॉगिंग वगैरह देखने को मिलेगी, ओवरफ्लो देखने को मिलेगा। तो ये सब कारण आपको लिखने होंगे नॉर्थ वेस्टर्न रिवर रीजन में। ठीक है, तो ये जो नॉर्दर्न वाला पोर्शन है ये हमने कवर कर लिया है। अब आते हैं सेंट्रल एंड डेक्कन वाले एरिया में। तो देखिए यहाँ पे कोस्टल एरिया भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जब कोस्टल एरिया होता है तो देखिए यहाँ पे साइक्लोन्स वगैरह आ रहे हैं, टाइड्स वगैरह आ रहे हैं, तो इसकी वजह से भी फ्लड्स आती हैं। तो ये चीज़ आप लिख दो। यहाँ की जो रिवर्स है वो मैच्योर है। ठीक है, मैच्योर है तो काफ़ी कुछ सिल्ट उनके पास भी होगा। ठीक है, सिल्ट होगा तो उससे भी क्या होगा कि कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो वो सब कारण आप लिख सकते हो, डिफॉरेस्टेशन वगैरह लिख सकते हो। तो ये सब कारण आपको लिखने होंगे सेंट्रल डेक्कन एरिया एंड कोस्टल एरियाज में। ठीक है, साइक्लोन्स हो गए, टाइड्स वगैरह हो गए, ठीक है, सिल्टेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया। तो ये सब रीजन्स आपको यहाँ पे देने होंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछा गया है कि एनडीएमए की क्या गाइडलाइंस है। देखिए ये गाइडलाइंस आपको याद ही होनी चाहिए। इनको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल मतलब आपको कुछ बनाना होगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, जैसे कि रिजर्वोयर्स बना दो। जैसे मान लो कि ये रिवर है तो इसके आसपास आपको रिजर्वोयर बना देने चाहिए ताकि अगर फ्लड आए तो फ्लड का वाटर इसमें चला जाए। ठीक है, तो ये एक रिकमेंडेशन है। देन एम्बैंकमेंट बना दो। जैसे मान लो ये रिवर है, ठीक है, अब रिवर है, ओवरफ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी हाइट दे दो। ठीक है, यहाँ पे हाइट दे दो। ठीक है, इसको बोलते हैं बंड बनाना। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा एम्बैंकमेंट, ताकि ओवरफ्लो होने से रोका जा सके। फ्लड वाटर को डाइवर्ट कर दो। जैसे कि मान लो ये रिवर है, ठीक है, इसका फ्लो इस डायरेक्शन में है तो थोड़ा सा यहाँ पे एक आपको डाइवर्जन दे देना होगा ताकि जो फ्लड वाटर है वो डाइवर्स हो जाए। ठीक है, देन फॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताई गई है स्ट्रक्चरल मेजर्स में। देन आता है नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। तो देखिए इश्यू क्या है कि पॉपुलेशन प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस बात करती है फ्लड प्लेन जोनेशन की। मतलब आप फ्लड प्रोन एरिया को आइडेंटिफाई करो, उनको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करो और उसी के हिसाब से लैंड यूज होना चाहिए। मतलब जहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं फ्लड आने के तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस केस में फ्लड आएगा तो ये लोग सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। तो इसको बोलते हैं फ्लड प्लेन जोनेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे वाटरशेड मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, आप यहाँ पे बेसिन मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए रेनफॉल का डाटा क्या है ये आपको पता होना चाहिए रियल टाइम में कि भाई कितना रेनफॉल हो सकता है, ताकि आप सूटेबल नेसेसरी एक्शन ले सकें। फ्लड वार्निंग सिस्टम की आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सब आपके सामने है। और ये जो पीपीटी है ये भी हम आपको दे देंगे ताकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। अब बात आती है कंक्लूजन की कि भाई किस तरह से कंक्लूड करें। अब देखिए जब भी फ्लड्स वगैरह आती है तो हमारा एक्शन क्या होता है, पीस मील बेसिस पे होता है। काफ़ी छोटे छोटे एक्शन हम लोग लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने जो सिल्ट है उसको हटा दी, उसको बोलते हैं ड्रेजिंग करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो सिल्ट है उसको आप निकाल के बाहर कर दोगे ताकि जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, या फिर आपने एम्बैंकमेंट बना दिए। ठीक है, तो इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं, लेकिन ये एक्शन सफिशिएंट नहीं है। आपको एक इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट प्लान जो है उसको फॉलो करना होगा, उसको बनाना होगा, ताकि ये जो फ्लडिंग की जो समस्या है इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम लोग रिजोल्व कर सकें। तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो फ्लड्स इंपॉर्टेंट है एंड इस पे ऐसे में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, काफ़ी पहले पूछा गया था एंड ये टॉपिक हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो इसको अच्छे से आप करिएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। अब देखिए इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, ये हमने लिया है सिक्योरिटी से। क्वेश्चन क्या है, एक 10 मार्कर है, 150 वर्ड्स, काफ़ी शॉर्ट में आपको इसको लिखना होगा। क्वेश्चन क्या है, नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गैर राज्य अभिनेता। ठीक है, आर सिग्निफिकेंट कंडुइट्स, मतलब माध्यम है, इन मैनी इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। ठीक है, फेस्ड बाय इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो देखिए साफ साफ कहा गया है कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स देने होंगे। क्वेश्चन क्या है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो
किस तरह से जो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको कंट्रीब्यूट करते हैं, ये आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है, आपको एग्जांपल्स देने होंगे। तो क्या डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे, आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस करिए, किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह से कंडुइट की भूमिका अदा करते हैं वो आपको बताना होगा, और फिर आपको कंक्लूड करना होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए, नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब ऐसे एक्टर जिनका रिलेशन स्टेट से नहीं है, आप इस तरह से इसको समझ सकते हो, नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जैसे कि मान लो ये क्या बोलते हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स वगैरह हो गए, इंसर्जेंट्स वगैरह हो गए, ये सब नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर नाइदर एफिलिएटेड और नॉर कंट्रोल्ड बाय एनी पर्टिकुलर स्टेट। स्टेट का सपोर्ट इनको नहीं होगा, स्टेट का कंट्रोल इनके ऊपर नहीं होगा, उनसे एफिलिएशन इनकी नहीं होती है, इसलिए इनको कहा जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स। लेकिन ये जो एक्टर्स होते हैं, ये जो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको काफ़ी एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं। किस तरह से, वो अब आपको एक्सप्लेन करना होगा विद एग्जांपल्स। जैसे कि आप बात कर सकते हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, एग्जांपल दे दो, लश्कर तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, काफ़ी सारे अटैक्स किए हैं इंडिया पे, जैसे कि पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2001, मुंबई अटैक्स 2008, उरी पठानकोट अभी रिसेंटली हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, जब इस तरह के अटैक्स होते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे हम बात करें इंडिया पाकिस्तान रिलेशन की, तो अगर इस तरह के अटैक्स होते हैं तो दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल टॉक्स वगैरह होती है वो बंद हो जाती है। हमें देखने को मिलता है अभी भी बंद ही है। ठीक है, तो क्या होता है कि दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, ठीक है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इससे जो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है वो और बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी होगी। नेक्स्ट वन, आप बात कर सकते हो करगिल कॉन्फ्लिक्ट की। देखिए, जो करगिल हुआ था उसमें पाकिस्तानी आर्मी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी। कौन इन्वॉल्व था? इंसर्जेंट्स। ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर्स। और उससे हुआ क्या कि पाकिस्तान को ये मौका मिल गया ये कहने का कि भाई हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट में। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो भाई इंडिया के लिए तो ये पूरी एक वॉर थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो इंसर्जेंट्स थे वो लड़ रहे थे, तो ये इशू हमेशा क्रिएट होता है। और क्या लिख सकते हो, अभी पुलवामा हुआ, हमने क्वेश्चन भी लिया था ओवरग्राउंड वर्कर्स का, और किस तरह से वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, रिक्रूटमेंट वगैरह करते हैं, तो ये भी एक इशू रहता है हमेशा। कुछ एनजीओ होती हैं जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह हो गया, तो आईबी की ये मतलब सजेशंस भी हैं कि भाई इनका भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे मान लो कहीं पे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो रहा है, कहीं पे पावर प्लांट बना है, कोल फायर्ड पावर प्लांट, तो वहाँ पे ये लोग एजिटेशंस वगैरह करते हैं, फंडिंग इनको मिलती है। ठीक है, तो ये भी नॉन स्टेट एक्टर्स में शामिल होते हैं। देन आप बात कर सकते हो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स की, जैसे कि डी कंपनी 93 के मुंबई ब्लास्ट, ये लोग उसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो ये भी एक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है। ठीक है, आप पायरेट्स की बात कर सकते हो, ओशियन, ठीक है, पायरेट्स की आप बात कर सकते हो, सोमाली पायरेट्स की आप बात कर सकते हो यहाँ पे। और क्या हो सकता है, आप साइबर अटैक की बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे लिखनी होगी, और किस तरह से ये थ्रेट होता है हमारे नेशनल सिक्योरिटी को लेके। ठीक है, तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आपको यहाँ पे देने होंगे, एंड सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। अब देखिए किस तरह से आप कंक्लूड करोगे, आप बता दो कि इंडिया ने क्या क्या एक्शन लिए हैं। तो जो भी एजेंसीज वगैरह बनाई गई हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनाए गए हैं, वो सब आपको यहाँ पे लिखने होंगे, जैसे कि नेट ग्रिड वगैरह हो गया, ठीक है, CCTNS हो गया, तो ये सब आपको यहाँ पे बताने होंगे, और ये काफ़ी अच्छा कंक्लूजन होगा। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम आते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे हम लर्नर की आंसर शीट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन फ्लड वाला है। देखिए, इन्होंने शुरुआत में फ्लड को डिफाइन किया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो काफ़ी अच्छे से आपने इंट्रोड्यूस किया है। देन आपने फ्लड प्रोन एरिया बताए हैं, उसको मैप में भी आपने ड्रॉ किया है, तो ये काफ़ी सही है। लेकिन देखिए, ये वाला एरिया आपने मिस कर दिया है ना, यहाँ पे भी फ्लड्स वगैरह आती हैं, तो इनको मिस मत करो। और जो कोस्टल एरिया है वो आपने यहाँ पे मिस किए हैं, तो उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ऐड करनी चाहिए। देन क्या कारण है, तो आपने क्या किए हैं कि एक ही जगह पे सारे जो कॉजेज हैं वो बता दिए हैं कि क्या नेचुरल कॉजेज हैं, एंड ये सारे कॉजेज सही हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया कि सी लेवल राइज वगैरह हो रहा है, रेनफॉल पैटर्न वगैरह हो गया, ठीक है, क्लाउड बस्ट वगैरह हो गया, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक,
थोड़ा सा इसको अगर एक्सप्लेन कर दोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि 15 मार्कर है। देन आपने बताया कि एंथ्रोपोलॉजिकल क्या रीजन्स है, तो ये सब भी रीजन सही हैं, ये ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, जैसे कि डिफोरेस्टेशन हो गया, पॉपुलेशन प्रेशर हो गया, ठीक है, ओवरग्रेजिंग वगैरह हो गया, माइनिंग वगैरह हो गया, तो ये सब पॉइंट्स आपने काफ़ी अच्छे से लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया है कि जो एनडीएमए के गाइडलाइंस है वो आपने बताइए। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपने मिस किए हैं, जैसे कि एम्बैंकमेंट वाला चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिखी कि एम्बैंकमेंट वगैरह हमको बनाना चाहिए, वार्निंग सिस्टम वगैरह, तो ये चीज़ थोड़ा सा ना आपको और इसको ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंटेंट को एनरिच कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपने कुछ सजेशंस भी दिए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ आपने यहाँ पे लिखी है, जैसे कि आई फ्लोज वगैरह, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था, मुंबई वाला, ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है। एंड फिर आपने कंक्लूड किया है कि द पेक्यूलर नेचर ऑफ इंडियाज क्लाइमेट डोमिनेटेड बाय मानसून्स कॉजेज सिचुएशन ऑफ ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है। आप चाहें तो कुछ एक सोल्यूशन भी यहाँ पे दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, तो वो भी अच्छा होगा, ठीक है। जो आपने आई फ्लोज वगैरह लिखा है इसको आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, तो इससे भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। मतलब कंक्लूजन आपका थोड़ा और अच्छा हो सकता था। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इन्होंने शुरुआत में नॉन स्टेट एक्टर्स को डिफाइन किया है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छे से आपने इंट्रोड्यूस किया है। देन आपने उनके एग्जांपल्स भी दिए, जैसे कि नक्सलिज्म वगैरह हो गया, टेररिज्म वगैरह हो गया, तो ये अच्छी चीज़ है। देन आपने बताया कि किस तरह से इनका रोल होता है, तो आपने टेरर ग्रुप की बात की है, ठीक है। लेकिन देखिए टेरर ग्रुप की आपने बात की है तो थोड़ा सा इसको आप अच्छे से आपको एग्जाम्पल देना चाहिए था, जो अटैक्स हुए हैं वो आपको बताने चाहिए थे, तो वो चीज़ एक मिसिंग लगी मुझे यहाँ पे, ठीक है। आपने लश्कर तैयबा का नाम लिखा है, बट इन्होंने कौन से अटैक किए हैं, थोड़ा सा अगर वो भी होता तो अच्छा रहता, ठीक है। फिर आपने क्या बताया कि भाई क्या कारण है, तो देखिए कारण नहीं पूछे गए हैं, द ग्रोइंग डिसेंट ऑफ पीपल टूवर्ड्स गवर्नमेंट, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप केवल बताइए कि कौन कौन से नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में, ये आपको बताना होगा। देन आपने साइबर क्राइम की बात की है, सेपरेटिस्ट ग्रुप की आपने बात की है, और यहीं पे आपने एंड कर दिया है। तो देखिए काफ़ी एब्रप्ट आपने एंड किया है, आपने कंक्लूजन नहीं किया है, तो वो चीज़ सही नहीं है, कंक्लूजन आपको लिखना चाहिए। इसके अलावा और काफ़ी कुछ डायमेंशंस है जो आपने छोड़ दी हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आप एक बार देख लीजिए, हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, आपने पायरेट्स की बात नहीं की है, तो काफ़ी कुछ डायमेंशंस है जो आपको यहाँ पे कवर करनी चाहिए थी, ठीक है। एक्सप्लेन कम करो लेकिन पॉइंट्स डायमेंशंस ज़्यादा दो, तो उससे अच्छे नंबर्स मिलते हैं। और देखिए कंक्लूजन मत छोड़िए, हर क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन लिखना है, इसको मान के चलिए, ठीक है, और इसको एक प्रैक्टिस बना लो, ठीक है। तो देखिए ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, और इसी के साथ आज का जो सेशन है इसको हम कंक्लूड करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।